नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, कल यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। आज इस विशेष कार्यक्रम में कैंसर के खिलाफ जंग में हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स बिलासपुर से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विश्व कैंसर दिवस मनाया क्यों जाता है, इसका क्या महत्व है? शुरू में अगर हम ये देखें 1950 और 1960 और उससे दो तीन डेकेड्स के बाद तक भी कम्युनिकेबल डिजीजेज ज़्यादा होती थी। कम्युनिकेबल जो एक से दूसरे में फैलती है। फिर हमारे देश में वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ, तो आजकल अभी भी वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो वो चीज़ें, वो बीमारियाँ कम हो गई है। अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा आ गई। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है, तो उसमें कैंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो अभी हाल ही के दिनों में भी देखा गया है कि उसका जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कैंसर में, जैसे मैं एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ, मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि ये बीमारी कितनी कॉमन है। तो अभी अगर पूरे दुनिया भर में देखा जाए तो दुनिया में इस समय तकरीबन हेड एंड नेक कैंसर के ही 9 लाख मरीज़ हर साल आते हैं, नए कैंसर के मरीज़। और कैंसर से रिलेटेड जो डेथ्स होती है तकरीबन 4.5 लाख डेथ्स होती है एक साल में, सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर की वजह से। अगर मैं अपने देश की बात करूँ, हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश में कैंसर और ज़्यादा है। आप ये सुन के थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर हमारे देश में पाए जाते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँगा कि मुंह के कैंसर की राजधानी हमारा देश है तो ये गलत नहीं होगा। तो हमारे देश में हर साल तकरीबन 4.5 लाख नए केसेस हेड एंड नेक के आते हैं और लगभग 1.5 लाख डेथ्स सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर की वजह से होती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि मेल पेशेंट में कितना होता है, जो पुरुष होते हैं, हर इंडिया में पुरुषों में हर 5 में से 1 कैंसर हेड एंड नेक कैंसर होता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हेड एंड नेक कैंसर जिसकी आप बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे देश में फैल चुका है। और शायद इसी विषय के महत्व को समझते हुए हम भी जो कल 4 फरवरी को है कैंसर दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की हेड एंड नेक कैंसर की, इसमें किस तरह के कैंसर के प्रकार आते हैं जिनका इलाज किया जाता है? हेड एंड नेक कैंसर में प्राइमरली मुख्यतः हमारे देश में जैसे मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, तो इसमें मुंह का कैंसर एक होता है। उसके अलावा ओरोफेरिंजियल, मुंह के पीछे का कैंसर जो होता है, उसके अलावा गले का कैंसर आता है। गले के कैंसर, थायराइड कैंसर, पैरोटिड और सलाइवरी ग्लैंड कैंसर्स, हमारे कान के कैंसर्स, हमारे नाक और साइनसेस के कैंसर्स हो गए, और स्कल बेस कैंसर, स्कल बेस जिसके ऊपर दिमाग बैठता है, उसके कैंसर्स है। इसके अलावा जो चमड़ी है, सिर की चमड़ी, मुंह की चमड़ी, गले की चमड़ी, यहाँ तक जो कैंसर्स हैं, इस स्किन के कैंसर्स, वो भी हमारे हेड एंड नेक में ही आते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने इतने सारे प्रकार बताए, अगर हम बात करें कि हेड एंड नेक कैंसर में कौन सा प्रकार है, उसको पहचानने की बात करें, तो एक मरीज़ में किस तरह के लक्षण हेड एंड नेक कैंसर के केस में देखने को मिलते हैं? ये डिपेंड करता है कि मरीज़ को कौन सी जगह का कैंसर है हेड एंड नेक में, कि उसको गले का कैंसर है या मुंह का कैंसर है। तो एक आम तौर पे हम ये बोलते हैं कि मुंह में छाला है। काफ़ी लोग क्या सोचते हैं कि मुंह में छाला है, दर्द नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में शुरू में जो छाला होता है उसमें दर्द नहीं होती है। जब वो धीरे धीरे करके 7 वाली जगह में फैलता है तब उसमें दर्द आना शुरू होता है, और वो बहुत लेट हो गए होते हैं इलाज के लिए। तो मुंह में कोई भी छाला है जो आपको लगता है कि हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा चल रहा है और दर्द नहीं है उसमें, तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर लगता है कि कोई बीड़ी पीता है या शराब पीता है, उसको लगता है कि गले में आवाज़ ख़राब हो गई है, वो ठीक नहीं हो रही है, या गले में दर्द है वो ठीक नहीं हो रही है, या गले में दर्द है लेकिन वो कान में भी जा रही है, वो एक और लक्षण होता है गले के कैंसर का। इसके अलावा जैसे किसी भी तरह की, जैसे दर्द अगर नहीं है, एक गिठली यहाँ पे आती है गले में, कहीं पे भी हो सकती है, इसमें दर्द ना हो, वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। नाक से खून का आना, नाक से रेशा और उसमें खून का आना, कान से रेशा या उसके साथ खून आना, वो भी लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। मतलब सिर और गले के कहीं के भी इस एरिया के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू गुटखा खाते हैं उन्हें कैंसर होता है, ये सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि इस तरह की चीज़ों से कैंसर फैलता है। पर हमने बहुत बार ये देखा है कि बहुत से लोग इस तरह का क्लेम करते हैं कि हम ना तो कभी सिगरेट पीते थे, ना कभी गुटखा खाते थे, बावजूद इसके हमें मुँह या गले का कैंसर हुआ है। ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, कि इसके बिना भी क्या कोई ऐसे कारण है जिससे ये कैंसर होता है? ये बिल्कुल सही है। मोस्टली हम लोग जब अपने हॉस्पिटल में, क्लिनिक में बैठते हैं, तो तकरीबन 95% लोग वो होते हैं जो
या तो तंबाकू का सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं या दोनों मिक्स करते हैं। तो तंबाकू या तो स्मोकिंग या फिर गुटखा, खैनी वगैरह, जो कि हमारे देश में काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं, ना वो तंबाकू का सेवन करते हैं ना वो शराब का सेवन करते हैं। तो उसमें हमने मोस्टली फीमेल में देखा है कि जैसे शार्प टीथ है, तीखा दांत है, जो आपके या तो जीभ में लग रहा है या आपके साइड में जो चमड़ी है मुंह के उसमें लग रहा है, वो एक कारण रहता है। उसके अलावा आजकल हमारे देश में HPV रिलेटेड वायरसेस, कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे HPV वायरस होता है, एपिस्टीन बार वायरस होता है, उससे भी मुंह का या नाक का कैंसर होने का रिस्क रहता है। उसके अलावा फैमिलियल भी हो सकता है, जैसे परिवार में अगर किसी को कैंसर है, स्पेशली थायराइड कैंसर्स हैं कि हमारे परिवार में उनको भी था, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी रहती है। या फिर किसी को पेट का कैंसर था, उसको भी गले का कैंसर, स्पेशली थायराइड जो फैमिलियल होते हैं, वो होने का रिस्क रहता है। तो जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि वायरस से भी कैंसर होता है, हमने शायद, अगर मैं अपनी जानकारी बताऊं तो मुझे लगता था सिर्फ डायबिटीज़ के केस में ये एक हेरिडिटी में चलता है, मगर आपने कहा कि थायराइड कैंसर है जो हो सकता है आपके माता पिता से आपको किसी वजह से बीमारी आ जाए, और दूसरा आपने कहा वायरस से कैंसर होता है। मैं चाहूँगा इसमें थोड़ा सा अधिक हमें बताएं कि ये किस तरह से पॉसिबल है, मतलब ऐसे कौन से वायरसेस हैं जिनसे ये हो रहा है, कहाँ से हम उन वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मोस्टली जो एपिस्टीन बार वायरस है, ये बचपन में हमें काफ़ी सारे एपिस्टीन बार वायरस के इन्फेक्शंस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कैंसर हो जाता है। एक्चुअल में क्या है कि दोनों, जो जेनेटिक फैक्टर है प्लस साथ में जो वायरल फैक्टर है, ये दोनों का इंट्रैक्शन है। वो ऐसा नहीं है कि सब में अगर किसी को एपिस्टीन बार वायरल इन्फेक्शन हो सबको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं उसमें कुछ लोग वैसे होते हैं जो उसको ससेप्टेबल होते हैं, उसके ऊपर वायरसेस अटैक करते हैं। तो स्पेशली जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, हमारे मणिपुर में जाएंगे, वहाँ पे नेजोफेरिंजियल कैंसर बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप एपिस्टीन बार वायरस के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है। चाइना में आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा एपिस्टीन बार वायरस रिलेटेड नेजोफेरिंजियल कैंसर है। जबकि अगर हम हिमाचल, पंजाब, हरियाणा की बात करें, यहाँ पे हम लोग मुश्किल से 3 या 4 साल में एक कैंसर एपिस्टीन बार वायरस का देखते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, ये मोस्टली उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिसमें कोई किसी भी तरीके की एडिक्शन नहीं है, ना कोई तंबाकू का सेवन करते हैं ना शराब का करते हैं। अगर हम वेस्टर्न अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे जो मुंह के पीछे ओरोफेरिंजियल कैंसर है, वहाँ पे अप टू 70% केसेस में वायरस की वजह से होता है, जबकि हमारे देश में भी तकरीबन 20 से 25% के करीब वायरस की वजह से होता है। जी, तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह का कैंसर अभी प्रेवलेंट नहीं है हमारे कंट्री में। लेकिन जैसे हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मना सेलिब्रेट कर, आई मीन अवेयरनेस, मोटिव तो अवेयरनेस है। तो जैसे हम अवेयर पब्लिक को कर रहे हैं, तो वो लोग धीरे धीरे करके स्मोकिंग और मंदिरा पान वगैरह कम करेंगे, ये कैंसर थोड़े से लेटर ऑन हो सकता है कि ये थोड़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि तंबाकू या शराब का सेवन किए बिना भी जैसे ये अभी कम है, पर आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये बढ़ सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा, ऐसी हम कौन सा लाइफस्टाइल आज के समय में अपना सकते हैं कि इस तरह के कैंसर से बचें, या ये कहें कि सभी तरह के कैंसर से हम बचने के लिए किस तरह का लाइफस्टाइल अपना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्यों मैंने आपको बोला कि 95% जो कैंसर्स होते हैं वो बेसिकली टोबैको और अल्कोहल से ही होते हैं, या दोनों के कॉम्बिनेशन से होते हैं। तो सबसे पहले तो एक ही टोबैको किसी भी तरीके का, चाहे वो स्मोकिंग वाला हो, स्मोकिंग से हो, या फिर गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा, इस तरह का, या पान मसाला काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अगर हम उन चीज़ों का त्याग करेंगे तो अपने आप इसका जो कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। सेकेंडली, मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर हम लोग एक बार पेशेंट को ट्रीट कर लें, उसके बाद भी उसको दूसरा कैंसर होने की संभावना रहती है अगर उसके अंदर एडिक्शन हुई होगी। अगर वो स्मोकिंग और टोबैको उसने लिया होगा, अल्कोहल लिया होगा, तो जो रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट का उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी तरीके का सेवन, लाइक मंदिरा सेवन हो गया, आपका टोबैको, वो बंद करना है। अगर आपको लगता है कोई भी तीखा दांत है जो आपकी जीभ में लग रहा है या मुंह में लग रहा है जी, हमेशा उसको आप डॉक्टर्स को दिखाइए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कैंसर बनने का। अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है कैंसर की, तो उनको पीरियोडिक एक डेफिनेटिव इंटरवल, लाइक 6 महीने, साल के बाद डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। यानी कि हमें ये भी देखना है कि हमारे परिवार में किसी को हुआ हो। दूसरा, व्यसनों से दूर रहना है, जैसे आपने कहा। बावजूद इसके भी अगर किसी को कैंसर के सिम्टम आते हैं या उसे किसी प्रकार का कैंसर होता है, मैं जानना चाहूँगा हिमाचल में
किसी भी तरह के कैंसर के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ अभी यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से उनका इलाज किया जाता है? देखिए, हमारे पास यहाँ पे अभी जनरली जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे सब जगह एक्सपर्ट हैं, तो अगर किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट किसी के दिमाग में रहता है तो उनसे वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, आप टांडा मेडिकल कॉलेज है, मंडी है, हमीरपुर है, और हमारे एम्स बिलासपुर में, ये सब जगह आप कंसल्टेशन कैंसर विशेषज्ञ से ले सकते हैं। वो आपकी शंका भी दूर करेंगे, अगर उनको लगता है कुछ डाउट है तो उसको फर्दर वो इन्वेस्टिगेट भी कर लेंगे। तो हमारे पास अभी शिमला में रेडिएशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, टांडा में रेडिएशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमारे इंस्टीट्यूशन एम्स बिलासपुर में मोस्ट प्रोबेबली मार्च में हमारी रेडिएशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। जबकि क्योंकि मैं हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ, वहाँ पे हम हर तरह का कैंसर का इलाज अभी कर रहे हैं। सो रेडिएशन थेरेपी मोस्ट प्रोबेबली हमारी मार्च में शुरू हो जाएगी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी वहाँ पे अभी भी पूरी तरीके से फंक्शनल है। जी, जैसे आपने बताया रेडिएशन थेरेपी, हमने बहुत बार सुना है कि कैंसर में रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी है जिनका बहुत विशेष महत्व है, और बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपी हमें दी जा रही है या रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ट्रीटमेंट को आप पेशेंट पे करेंगे और किस तरह से ये ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर? देखिए, शरीर में बहुत सारे कैंसर पाए जाते हैं, जैसे हेड एंड नेक कैंसर जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके अलावा फेफड़े का कैंसर होता है, पेट का कैंसर होता है, बच्चादानी का कैंसर होता है। हर कैंसर का इलाज अलग होता है और वो भी स्टेज वाइज होता है। जैसे हमारे केसेस में स्टेज 1 का इलाज कुछ और है, हम लोग सर्जरी करते हैं। वैसे ही अगर आप बोलेंगे बच्चादानी के मुंह का, हो सकता है वो रेडिएशन से इलाज करते हो स्टेज 1 का। तो ये स्टेज टू स्टेज डिपेंड वेरी करता है और जगह से जगह वेरी करता है। जैसे हेड एंड नेक कैंसर में हम लोग मोस्टली सर्जरी करते हैं। जैसे अगर मुंह का कैंसर है तो हम लोग हमेशा सर्जरी प्रेफर करते हैं। रेडिएशन की अगर ज़रूरत ऑपरेशन के बाद पड़ती है, क्योंकि जब हम सारा कैंसर निकालते हैं उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिक एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें लगता है कि नहीं, इनको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ये लगे कि ये स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर है तो उसमें हमें रेडिएशन देना पड़ सकता है। कीमोथेरेपी जनरली हेड एंड नेक कैंसर में फ़ायदेमंद नहीं होती है, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। कीमोथेरेपी का रोल बहुत कम है। कीमोथेरेपी का रोल सिर्फ अगर हम रेडिएशन और कीमो इकट्ठा दे रहे हैं, जैसे स्टेज 3 स्टेज 4 गले का कैंसर है तो उसमें हम लोग कीमो और रेडिएशन इकट्ठा देते हैं ठीक करने के लिए। बट सिर्फ कीमोथेरेपी जनरली हम लोग नहीं देते हैं। बहुत कम केसेस, लाइक आप ये कह सकते हो कि 2% केसेस में हम कीमोथेरेपी देते हैं, बट वो कीमोथेरेपी डेफिनेटिव नहीं होती, उससे ठीक नहीं होते हैं। हमें या तो उसको रेडिएशन के साथ मिलाना पड़ता है या फिर हमें सर्जरी के साथ प्लस कीमो रेडिएशन ऐसे करके। अगर जस्ट कीमोथेरेपी देंगे तो वो उससे ही हेड एंड नेक कैंसर का इलाज नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कीमोथेरेपी की, हमने बहुत बार सुना है, मेरे दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि कीमोथेरेपी से उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक माना जाता है कि एक बहुत टफ किस्म का इलाज है। तो इस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को कीमोथेरेपी दी जा रही है, किस तरह से वो अपना ध्यान रख सकता है, किस तरह से वो इस थेरेपी से अपने आप को बचा सकता है? जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है लगातार, तो शुरू में हमारे जो कीमोथेरेपेटिक जो हम ड्रग्स जो दवाइयाँ देते थे कीमोथेरेपी वाली, वो उतनी अच्छी नहीं थी। अभी जैसे जैसे हमारे आविष्कार और अच्छे होते जा रहे हैं तो कीमोथेरेपी ड्रग्स बहुत अच्छी आ गई है और उनके बारे में जो हमारी समझ है वो भी बहुत अच्छी हो गई है कि, और आजकल हम लोग जो कीमोथेरेपी देते हैं वो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से देते हैं। जितना आपका बॉडी सरफेस एरिया है तो उस हिसाब से ही देते हैं। उसका एडवांटेज ये रहता है कि हमें पता है इतना ड्रग देने से क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है और कितना फ़ायदा हो सकता है। तो एक तो बहुत अच्छी इनोवेशन, बहुत अच्छी जो अच्छी अच्छी ड्रग्स का आविष्कार हुआ है। दूसरा, उन ड्रग्स को कितना डोजेज में देना है। तीसरा, अगर टॉक्सिसिटी होती है तो उसको हम कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये सब चीज़ों में बहुत अच्छी तरक्की हम लोगों ने कर ली है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। तो हम टॉक्सिसिटी को काफ़ी हद तक कम करते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को उतना अच्छा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक आपने बात की थी कि अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हेड एंड नेक कैंसर पुरुषों में ज़्यादा है देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कारण हैं कि पुरुषों में ज़्यादा है? आपके नज़र में इस तरह के किस तरह के कारण हो सकते हैं कि ये जेंडर बायस दिखता है कैंसर? तो अगर मैं पुरुषों की बात करूं, हिमाचल हमारे देश इंडिया में तो 100 में से जो 16 नए कैंसर पूरे साल में आते हैं वो सिर्फ मुंह के कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर होते हैं, या मैं बोलूँ मुंह का कैंसर होता है। तो पुरुषों में इतना कॉमन है। कारण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट कारण है एडिक्शन। पुरुष तंबाकू सेवन करते हैं,
वो चाहे स्मोकिंग हो, चाहे वो टोबैको च्युइंग हो, और पुरुष मोस्टली मंदिरा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, क्योंकि ये चीज़ पुरुषों में बहुत ज़्यादा है जब हम महिलाओं से कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा है। और वही एक सिंगल कॉमन कॉज है कि पुरुषों में ये कैंसर इतना ज़्यादा है। जी, यानी कि अगर हम पुरुषों में कैंसर की बात करें तो एडिक्शन ही एक कारण है। डॉक्टर साहब, एक बार बहुत बार हमने ये भी सुना है कि जैसे हमारा एनवायरनमेंट आज की डेट में चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमें कैंसर दे रहे हैं, या हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है कि हम ना चाहते हुए भी कार्सिनोजेंस जिनसे कैंसर होता है उन्हें हम रोज़ का रोज़ अपने अंदर ले रहे हैं। तो ऐसे कौन से ऐसे कारक हैं अभी एनवायरनमेंट में, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैंसर ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए, ये जो एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं मोस्टली लंग कैंसर्स या दूसरे कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्योंकि मैं एक हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ, मैं आपको हेड एंड नेक कैंसर के हिसाब से बताऊंगा। ओरल कैंसर, लरेंजियल कैंसर जनरली ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जैसे साइनोनेजल कैंसर, नाक का कैंसर, साइनसिस का कैंसर है, वो हम लोगों ने ये ज़रूर देखा कि ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है। जो लोग फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे फर्नीचर बनाए जाते हैं, वुड इंडस्ट्री, वुड वर्कर है, उन लोगों को ये कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो वो एक कारण है हेड एंड नेक कैंसर में। अदरवाइज एनवायरनमेंट कैंसर एज पर लाइक इन जनरल हेड एंड नेक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका रोल ज़रूर लंग कैंसर में हो सकता है या जीआई कैंसर में हो सकता है। जी, डॉक्टर साहब, एक और प्रकार का कैंसर आज के समय में जो ज़्यादा देखने में सुनने में आता है वो है सर्वाइकल कैंसर। जी। और जैसा कि आपने बताया कि फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स में इसके ज़्यादा होने के क्या कारण है? क्या ऐसे उनका लाइफस्टाइल है फीमेल्स का कि उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है? एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चादानी के मुंह का कैंसर। जी। तो क्योंकि बच्चादानी सिर्फ फीमेल में है, तो उनके मुंह के कैंसर। इसमें एक्चुअली अभी जो रिसेंटली इतना ज़्यादा हुआ है उसका बेसिकली जो कारण है वो है हम लोग जल्दी डायग्नोज कर पा रहे हैं। अब मैं ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना होता है, लेकिन 40 साल के बाद आपको हर 1 से 2 साल में पेप स्मीयर कराना चाहिए। इस बारे में गायनेकोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छे से राय दे सकते हैं। पेप स्मीयर अगर नेगेटिव आता है तो एक आपके लिए अच्छा साइन है। और सेकेंडली अभी मैं थोड़ा सा आपका ध्यान वो करूँगा कि हमारा जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अभी इसके लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि जो HPV वैक्सीनेशन, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि HPV गले का कैंसर भी हो सकता है, लेकिन फीमेल्स में क्योंकि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा है फीमेल्स में, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि हम वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं पूरे देश में। जैसे आपने कहा कि भारत सरकार का भी इनिशिएटिव है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अच्छे से बताएं कि किस तरह का ये इनिशिएटिव है, क्या कुछ इसमें सरकार कर रही है लोगों के लिए? अभी जो भारत सरकार ने इसके ऊपर बजट में अलग से पैसा प्रोवाइड किया है, उसमें जनरली क्या होता है कि आजकल वैक्सीन अलग अलग तरह की होती है, 4-5 तरह की जो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन होती है। उसमें जैसे दो HPV 16 या 18 है उसके अगेंस्ट हो सकती है, 4 के अगेंस्ट हो सकती है, और 9 डिफरेंट टाइप ऑफ HPV के अगेंस्ट भी हो सकती है। तो उसमें जनरली क्या होता है कि 9 साल से लेके 26 साल तक की जो लड़कियां होती है उनको वैक्सीन देते हैं, HPV वैक्सीन देते हैं। उससे ये देखा गया है कि जो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क है काफ़ी कम होता है। इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो मेल में भी देते हैं, 9 से 21 साल की एज में जो मेल होते हैं उनको भी ये वैक्सीन देते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में हमारी सरकार मेल जो पुरुष होते हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन, लेकिन जो अभी फीमेल में दिया एक बहुत अच्छा स्टेप है। डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में होता है, ये वैक्सीन उनके लिए है। आपने कहा बच्चेदानी के मुंह का ये कैंसर है, तो मेल्स में किस तरह से ये इन्फेक्ट करता है, किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है मेल्स में? मेल्स में देखो, जो सबसे कॉमन हमने अभी देखा है, जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो ओरोफ्रेंजियल जो कैंसर है, ओरोफ्रेंजियल मीन्स जहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, जी, जीभ का पिछला हिस्सा, पिछला जो 30% जो हिस्सा होता है 30%, और जो टॉन्सिल्स होते हैं उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं हम लोग। वहाँ पे ये देखा गया है कि वेस्टर्न कंट्री में जैसे अमेरिका वगैरह में 70% तक जो कैंसर है वो HPV की वजह से होते हैं, ये जो वायरस जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारे देश में तकरीबन 20 से 25% है, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जो एडिक्शन।
हम इस बात पे बार बार स्ट्रेस देते हैं कि एडिक्शन अच्छी चीज़ नहीं है, किसी भी तरीके की स्मोकिंग या अल्कोहल है, क्यों उससे ट्रीटमेंट भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जो भी हम थेरेपी देती है वो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। एक बार अगर ठीक हो जाते दोबारा होने का कैंसर होने का रिस्क रहता है, ना ही उसी जगह पे बल्कि और जगह भी कहीं पे हो सकता है। अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है तो वो जो थूक है वो यहाँ से लेके पेट तक, आंत तक जाता है, तो कैंसर कहीं भी कर सकता है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो धुआं नाक से लेके, मुंह से लेके फेफड़े तक जाता है, तो ये किसी भी हालत में अच्छा नहीं है जी। यानी कि एडिक्शन किसी भी फॉर्म में अच्छी नहीं है। और जैसा आपने वैक्सीन के बारे में बताया कि एचपीवी जो वैक्सीनेशन है फीमेल्स में सर्वाइकल बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए है, और मेल्स में वो गले के कैंसर जो ओरोफेरिंजियल कैंसर के लिए देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई एचपीवी वैक्सीन की, या जो हमारी सरकारें इस पे काम कर रही हैं। आपके हिसाब से अभी अगर हम हिमाचल की बात करें तो क्या कुछ हिमाचल सरकार को अभी कैंसर से अपनी प्रदेश की जनता को बचाने के लिए क्या कुछ ऐसे सुझाव हैं जो आपको लगता है कि सरकार को इम्प्लीमेंट करने चाहिए, या केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे कि इसकी प्रिवेंशन के लिए किए जा सकते हैं? देखो, हमारे देश में कैंसर, ओरल कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर इतना कॉमन है, लेकिन अभी भी जो हमारी जनता है वो इस बारे में जागरूक नहीं है। काफ़ी सारे लोग इस बारे में अवेयर है, अच्छा मुँह बच्चेदानी के मुँह का कैंसर है, लंग्स कैंसर है, लेकिन हेड एंड नेक कैंसर की कोई बात ही नहीं करता है। असल में सच्चाई ये है कि हेड एंड नेक कैंसर मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है लंग्स की कंपैरेटिवली, फीमेल में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा है। तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। अगर हम लोग रूटीनली अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि लोगों में जागरूकता लाई जाए कि हाँ, कोई छाला है जो भर नहीं रहा है, आप तुरंत परामर्श लें, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं, जो एल्कोहलिक है, और इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। डेफिनेटली हमारे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। हिमाचल सरकार भी इसका फ़ायदा दे रही है। जैसे अगर कोई कैंसर पेशेंट है, उन कैंसर पेशेंट प्लस उनके साथ एक जो रिलेटिव होते हैं, तीमारदार होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ फ्री हैं अभी भी हिमाचल गवर्नमेंट। वो एक बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा स्टेप है। बट मुझे ये लगता है कि समय समय के साथ हम लोगों को पीरियडिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, ताकि लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए कि ये कैंसर इस वजह से होता है, ये इसके कारण है। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की जागरूकता कार्यक्रम की, आप खुद एक कैंसर विशेषज्ञ हैं। मैं चाहूँगा कि इसकी शुरुआत यहीं से क्यों ना की जाए। ऐसे कौन से सिम्टम हैं जो आम आदमी को पहचानने ज़रूरी हैं किसी भी तरह के कैंसर के लिए? ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? एक आपने ज़रूर ये कहा कि हर 6 महीने साल में अपना चेकअप कराते रहें, मगर एक किसी भी आम कैंसर के लिए, चाहे हेड एंड नेक कैंसर हो या कोई शरीर का कोई दूसरे अंग का कैंसर हो, ऐसे कौन से सिम्टम हैं जो हमें देखने ज़रूरी हैं, समय से पहचानने ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने मुंह के कैंसर की बात की, अगर कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, तुरंत परामर्श लें। अगर आवाज़ आपकी ख़राब, किसी भी आदमी की आवाज़ ख़राब है और वो ठीक नहीं हो रही है, स्पेशली अगर वो स्मोकर है, एल्कोहलिक है, उसको तुरंत परामर्श लेना चाहिए। और स्पेसिफिकली जो परामर्श अगर किसी से लेना है वो एटलीस्ट आप ईएनटी सर्जन से लें, क्योंकि वो उस एरिया को अच्छे से देखेगा जी। क्योंकि सब लोग अंदर से नहीं देख पाते हैं, जो ईएनटी सर्जन होते हैं वो गले को अच्छे से अंदर से देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने दिखाना किसको है। आप एटलीस्ट ईएनटी सर्जन को दिखाएं जो उसको बहुत अच्छे से देख पाए। इसके अलावा सपोज अगर लगता है किसी की गिटली है लेकिन दर्द नहीं है, गिटली है, तुरंत परामर्श लें किसी भी ईएनटी सर्जन से, उसका परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं ये कैंसर है या नहीं है। तो किसी भी तरीके का छाला जो ठीक नहीं हो रहा है, आवाज़ जो आपको लग रहा है ठीक नहीं हो रही है, 2 हफ्ता हो गया है, गले में गिटली है जो साइज़ में बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, नाक से खून आ रहा है, स्पेशली म्यूकस टेंट, नाक से रेशा आ रहा है, उसके साथ खून भी आ रहा है, अब तुरंत परामर्श लें। उसमें कोई भी डिले नहीं करना है, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ कि जो स्टेज वाइज जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसका फ़ायदा भी उतना होता है। स्टेज 1 ट्रीटमेंट देंगे बहुत अच्छा फ़ायदा है, स्टेज 4 ट्रीटमेंट देंगे फ़ायदा उतना अच्छा नहीं होता है। 2 क्योरेबल है बट उतना अच्छा फ़ायदा नहीं होता है। और जो ट्रीटमेंट हम देते हैं एडवांस स्टेज में, उसमें शरीर को नुकसान भी उतना ही होता है। तो इसलिए तुरंत जब भी आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा सा डाउट है कि यार कुछ हो सकता है, आप इमीडिएटली परामर्श लें एटलीस्ट ईएनटी सर्जन से। अगर कोई भी कैंसर सर्जन अवेलेबल है तो उसको दिखा दीजिए, बट तुरंत परामर्श लेना चाहिए।
कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि शरीर के जिस अंग में भी आपको प्रॉब्लम हो, एक जनरल डॉक्टर के बजाय आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, ताकि वो उस बीमारी को जड़ में ही पकड़ ले, फैलने ना दे और स्टेज 1 में ही हम इजीली क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने स्टेजेस की बात की, बहुत बार ऐसा सुना है कि ये एडवांस स्टेज है या ये कहें कि ये कैंसर की आखिरी स्टेज है, जिसमें हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो डर जाते हैं, उन्हें शायद स्टेजेस का पता नहीं लगता, या हमने बहुत से एग्जांपल अपने सामने देखे हैं कि कुछ लोग कैंसर से एकदम ठीक हो गए हैं, कुछ लोग ठीक ही नहीं हो पाए। ये कैसे डिसाइड होता है, या ये कहें कि वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिससे हम एक पेशेंट को बचा सकते हैं? जब हमारे पास कैंसर मरीज़ सबसे पहले आता है, या मैं बोलूँ कि मरीज़ पहले आता है, तो हम लोग पहले थोरो पूछते हैं उनको कि आपको ये बीमारी कब से है, आपको लग रहा है ये बढ़ रही है या उतनी ही है, आप कुछ शराब का सेवन करते हो, कोई भी एडिक्शन फैक्टर, आप अल्कोहल का सेवन करते हो, अल्कोहल लेते हो, और उसके साथ हम ये देखते हैं कि इस बीमारी की वजह से आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ वो कितनी सफ़र की है, आप अभी कितना काम कर पा रहे हो, वो सब चीज़ें ट्रीटमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। जब हमें ये हो गया, उसके बाद क्या होता है कि अगर हमें कोई भी अंदर बीमारी दिखती है, कोई छाला दिखता है, चाहे वो मुंह में हो, गले में हो, या कोई भी लंप हो, गिटली हो, या नाक के अंदर कुछ भी हमें ऐसे डाउटफुल लगे, सबसे पहले हम उसमें से एक टुकड़ा लेते हैं। वो टुकड़ा बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इलाज को शुरू करने से पहले, तो उस टुकड़े में हमें पता चलता है कि ये कैंसर है। जब हमें एक बार टुकड़े से पता चल जाए कि इसको कैंसर है, फिर हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये किस हद तक फैला है। उसके लिए फिर हम सीटी स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, या पेट स्कैन करते हैं, जिसकी भी हमें ज़रूरत होती है। फिर उसके बेस पे हम जो है ना उसको डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, A, B, C जी। तो जितना अर्ली स्टेज है उतना अच्छा ट्रीटमेंट है जी। यानी कि जितना जल्दी हम उसको पहचान लेंगे उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, आज हमारे पास समय का अभाव है, निश्चित तौर पे आपके पास बहुत सी जानकारी है हमारे दर्शकों को देने के लिए। दर्शकों, जाने से पहले मैं आज के प्रोग्राम के कुछ एक पॉइंट्स सम अप करना चाहूँगा कि कोई भी लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। शरीर के जिस भी अंग का आपको कोई लक्षण ऐसे अलग से दिख रहे हैं, उसके विशेषज्ञ से दिखाएं। व्यसनों से दूर रहें, तंबाकू हो, शराब का सेवन हो, इनसे दूर रहें, तभी हम हर तरह के कैंसर से बच सकते हैं। निश्चित तौर पे आप भी अपना ध्यान रखें। अगली बार हम एक नए कार्यक्रम में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।